आपका स्पीच है रावत समाज के धर्मेंद्र जी। रावत समाज के भाइयों को धन्यवाद। और 36 कौम को लेकर जो बेनीवाल साहब की टीम चल रही है, तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। आज के आयोजन के लिए राष्ट्रीय तेजवीर सेना को बहुत बहुत धन्यवाद। तभी लेंगे यार फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद राउत समाज को। अब इसको कैसे चलाने बताओ। एक सूचना जो मेवाड़ में 25 साल से जो खेलकूद प्रतियोगिता मेवाड़ के अंदर हो रही है, वो इस बार मावली तहसील के बड़गांव में होगी, उदयपुर। आप सभी जाट समाज की इस खेलकूद प्रतियोगिता में पधारे और वहां से जो आयोजन करता है वो यहाँ पधारे करने के लिए। समाज के इस बहुत ही अच्छे प्रोग्राम में आप सब समय दें। 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को टूर्नामेंट होगा। देख लो ना। अब मैं माइक बेनीवाल साहब को दूंगा। उससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा कि जो टूर्नामेंट में के लिए जो आयोजन करता समय मांग रहे हैं, अगर आप समय देंगे तो काफी युवाओं में एक जोश भरा जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप अपनी डायरी में टाइम देखकर अगर टाइम देंगे तो मेवाड़ के लिए, क्योंकि मेवाड़ पूरा इकट्ठा होता है, वहां पर टूर्नामेंट होता है। ये 25 साल से हो रहा है, ये 26वां टूर्नामेंट है। आपने पहले भी समय दिया था रेल मगरा के अंदर और आगे भी समय देंगे। ये निवेदन है आपसे, पूरी आयोजन समिति निवेदन करिए। हनुमान जी बेनीवाल साहब 28 को 29 को आप 29 को फाइनल करें। सबसे पहले तो विजयनगर के अंदर जो आपने जोशीला जानदार शानदार कार्यक्रम आयोजित किया, मैं तेजवीर सेना को बधाई देता हूं कि राजस्थान ही नहीं देश भर के अंदर कई कार्यक्रम आयोजित किए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नरेंद्र जाखड़ जी, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे दिलसुख चौधरी, और आज हमारे बीच एक बहुत बड़ी ताकत बन के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देने के लिए सावरलाल जी जाट, जो किसान मसीहा के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने किसान के घर में जन्म लेके और बहुत लंबा सफर तय किया, लेकिन बहुत अल्प अवस्था के अंदर हमें छोड़ के चले गए। उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी में थे तो भी एक बहुत बड़ी जगह थी, आम आदमी उनके घर पे जाता था। लेकिन जगदीश जी ने जो आरएलपी पार्टी ज्वाइन करके यहाँ के युवाओं के बीच काम करने का बीड़ा उठाया, मैं आपको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि जगदीश जी का भविष्य उज्जवल है राजस्थान के अंदर, और इनको मजबूत नेता बनाने का हनुमान बेनीवाल पूरा प्रयास करेगा। वैसे तो खुद ही मजबूत है, सावरलाल जी के भाई तो कहने की जरूरत नहीं। और ये तो मेरे पिछले 20-25 साल से 1995 संपर्क के अंदर है। और मैं भी देखो कांग्रेस में तो कभी गया नहीं, आपको पता है, भाजपा से लड़ लेता था और वापस दिल्ली में गठबंधन हो जाता था। आप जानते हो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी आरएलपी गठबंधन के रूप में रही, लेकिन गलत बात जहां भी हुई, कोई निरंकुशता अगर नजर आई तो तुरंत उस बात का विरोध किया। और हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की निरंकुशता और आंतरिक लोकतंत्र को लेके पार्टी को छोड़ा, वसुंधरा का विरोध किया और नई पार्टी का गठन राजस्थान के नौजवानों के साथ मिलकर किया। मुझे आज सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर, वो वीर थे, हमारे आइकन है। या तो मैं भगत सिंह को मानता हूँ शहीद आजम, या सूरजमल जी को मानता हूँ, या वीर तेजाजी महाराज के जयकारा करता हूँ। राजस्थान के अंदर वो जवान के धनी थे, गौ रक्षक थे। ऐसे वीर योद्धा
जिन्होंने राजस्थान की संस्कृति को और राजस्थान के इतिहास को हमेशा जीवित रखा और देश के अंदर मान बढ़ाया, उन्हीं महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर जब यहाँ के नौजवान भाई मुकेश चौधरी और हमारे नारायण जी और इनकी पूरी टीम जब जयपुर आई थी, तो इन्होंने कहा कि हमने तो तय कर लिया कि आपको आना ही। तो मैंने कहा मेरे को पूछ तो लेते कम से कम मेरा प्रोग्राम थे कि आप तो घर के ही होते कर लिया। मैंने कहा ठीक है तो मैं आ जाऊंगा। तो आज सूरजमल जी के बहुत कार्यक्रम राजस्थान के अंदर हो रहे, कई जगह इन्विटेशन भी थे, लेकिन मैंने कहा बाकी जगह माफी मांगूंगा। अजमेर की धरती पे वीर तेजाजी और देवनारायण भगवान की धरती पे मैं महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर मेरे वीर जो तेजाजी महाराज के सैनिक हैं, तेजवीर सेना के नौजवान जो समय समय अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते रहते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है। गुलाबपुरा विजयनगर के अंदर को मेरा पोस्टर फाड़ दिया था, इन्होंने चक्का जाम कर दिया और सरकार को हिला दिया था यहाँ के भाइयों ने। इसलिए हनुमान बेनीवाल आज आपके इन वीरों की वीरता बढ़ाने के लिए, आपकी हौसला अफजाई करने के लिए आपका भाई आपके बीच आया है। मुझे खुशी इस मौके पर हमारे धर्मेंद्र सिंह जी रावत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर थे, वैसे तो हम बीजेपी के अंदर साथ ही हुआ करते थे, थोड़े पीछे थे हमसे, लेकिन आज इन्होंने कहा कि मैं आरएलपी के साथ रहूंगा, कि इनको पता है कि आरएलपी छोटा पौधा है, अब इसको वटवृक्ष बनाना ही देश के काम आएगा। इसलिए एक बार ये बीजेपी से मेरी तरफ आ रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात आ जाओ आप उस साइड में, कांग्रेस में नहीं जाना, ये ध्यान रखना। कांग्रेस इस देश की दुश्मन है और कांग्रेस का बस चले तो देश के पहिए लगा के पता नहीं देश को कहां ले जाके डाल दे कांग्रेस पार्टी का। भाइयों एक चीज का ध्यान रखना, हमसे नाराज हो जाओ तो भाजपा में चले जाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कभी मत जाना। इस बात का ध्यान रखना हनुमान बेनीवाल की इस बात का, क्योंकि मैं कोई देखो, मैं जैसा नौजवान का दिल होता है मत वाला, वैसे मैं भी आपकी तरह जिद्दी हूँ, अपने मन से काम करता हूँ। इसलिए मैं मंत्री नहीं बना कभी भी, क्योंकि मैं किसी के अंडर में रह नहीं सकता। इसलिए मैंने कहा मैं मेरी खुद की पार्टी बनाऊंगा, संतरी बढ़कर मैं राजस्थान के किसान के बेटों की सेवा करूंगा। मंत्री पदों को ठोकर मारी, 5 बार मारी और अपनी जिद को पूरा किया। और आज मुझे खुशी है कि मेरे भाई जो कांग्रेस पार्टी के वहां पर कई मैंने नौजवानों को देखा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट मांगते थे, मैंने भी टिकट मांगा था। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं प्रदेश टीम की घोषणा कर रहा था, मैंने ज्यादातर नौजवानों को लेने का प्रयास किया, हर तबके को लेने का प्रयास किया और एक एक व्यक्ति से बात की, आपकी इच्छा क्या है, जिले में काम करोगे प्रदेश में, कि भाई साहब मैं प्रदेश में करूंगा। मैंने हर व्यक्ति को एडजस्ट करने की बात करी। तो मुझे मेरे पुराने वो दिन याद आ गए, हनुमान बेनीवाल के पिताजी ने नागौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था 1995 के अंदर, जब लोग भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों को प्रचार के अंदर गाँव में जाने नहीं देते थे, जाट बेल्ट के अंदर। उस समय मेरे पिताजी आए, फिर मैं आया, 302 के मुकदमे हमारे ऊपर लगे, कांग्रेस पार्टी ने लगाए, परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन हनुमान बेनीवाल को कभी प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी का मेंबर भी नहीं बनाया। भाइयों ये बात इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं तो पूछ के आपको बना रहा हूँ, करीब राजी कर लिए, 10-5% मुझे लग रहा है और विस्तार करूंगा, मैं आपको सेट कर दूंगा सबको। लेकिन मुझे भी तो देखो आप, मुझे क्या मिला है, मुझे तो आप मिले हो इतने सारे, ये आप सम्मान करते हो, इतना तय है। अगर मंत्री बन जाता तो मैं गहलोत के जूते चप्पल सैंडल उठा सकता था, लेकिन मैं आपके अंदर इतना जो आप सम्मान करते हो वो नहीं होता। मैंने बाड़मेर के अंदर मेरे भाई का बयान दे दिया था, जो राजस्व मंत्री है, वो गहलोत की चप्पल उठा रहा पिछले 25 साल से, उसके लिए कह दिया था, मैंने कहा चप्पल सैंडल उठा, उसने मेरे को पथराव करा दिया। बताओ बाड़मेर के अंदर पथराव करा तो दिया, लेकिन अब घर से निकलने से पहले 50 बार सोचता है, हेलमेट वगैरह पूरी पुलिस की तैयारी रखता है, कौन से इलाके में जाऊं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कभी किसी का ऋण उधार नहीं रखता जीवन के अंदर, ये तो मेरी आदत है। और मैं आपको भाइयों आपको ये नहीं कहूंगा कि आप पथराव करना, आप मत करना, ये काम तो मैं खुद ही करूंगा। जो करना है वो मंत्री जी के साथ मिल जाएगा, कहीं कहीं गाड़ी घोड़े ले आमने सामने, आप वीडियो देखना उस समय क्या होता है। तो मैं ये आपसे नहीं छोड़ रहा हूँ, आप मेरी गलती से ऐसा काम मत करना कि मेरा काम आप कर दो, ये तो मेरे खाते में छोड़ना, क्योंकि बड़ी लड़ाई में खुद मेरे पास रखता हूँ सारी। उसमें हरीश चौधरी नहीं था,
उसमें अशोक गहलोत था। वो चाहता था कि बाड़मेर के अंदर नौजवान आपस में लड़े, मर जाए और हनुमान बेनीवाल विलेन बन जाए राजस्थान। वो तो मेरा बड़प्पन था कि मैंने मेरे भाइयों की गाड़ी पे पत्थर भी खा लिए और मैंने कोई झगड़ा भी नहीं करा, चुपचाप चला गया। इतना बड़ा मुझे सोच नहीं, क्योंकि मुझे फंसाने के लिए तो राजस्थान में एक ही नेता है, हनुमान, जिसको दिल्ली को छोड़ के प्रदेश के प्रमुख नेता ही चाहते हैं इसको कैसे उलझाए, कैसे करे। सारे मेरे पीछे लगे, लेकिन आपकी कृपा है, वीर तेजा जी की कृपा है। हमले पहले भी हुए थे और हमलों के बाद हनुमान मजबूत हुआ और बाड़मेर के अंदर जो हमला हुआ, हरीश चौधरी को अब चुनाव जीतने का कोई काम उसके घर में नहीं पड़ेगा, ये मैं घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ। वो तो मेरी गलती हो गई कि मैंने फार्म भाई तुझे नहीं भरा, नहीं तो तीसरे नंबर पर जाता, मेरा कैंडिडेट सेकंड नंबर पर आता और वो करीब 18 राउंड तक आगे चला था। आपने मतगणना देखी, वो तो लास्ट में क्या कि कुछ मुस्लिम एसी का वोट जो कांग्रेस का परमानेंट वोट है, जिनको बरगलाती कांग्रेस पार्टी, उसकी वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। लेकिन इतना मेरा भाइयों, लोग कहते हैं आपने क्या कर लिया, कैसे नहीं किया। 3 सीट लेके आ गए, 9 लाख वोट लिए, हमारे जिन भाइयों को चाहते थे उनको जीता दिया और जो ज्यादा बड़बड़ कर रहे थे उनका इलाज करके घर बिठा दिया उन ज्यादातर लोगों को। तो जो हमसे टकराया चला गया। और तो और वसुंधरा राजे जो हवा में चलती थी उसकी भी लंदन की रवानगी कर दी, परमानेंट वसुंधरा की, ये भी हनुमान बेनीवाल नहीं करी। अब वसुंधरा नाम का एक इतिहास रह जाएगा, सपना आएगा लोगों को कि वसुंधरा हुआ करती थी। मैं बता रहा हूं, ये इसके पीछे कौन है, ये नौजवानों की ताकत है। मैंने आपको लड़ना सिखाया। लोग ये भी कहेंगे हमारे बुजुर्ग नेता है जो कांग्रेस बीजेपी के अंदर, मेरे समाज के जो 70 साल से ज्यादा हो गए, 2-3 तो हारने से बोखला गए, डॉक्टर के दवाएं लेने लग गए, कई डिप्रेशन में चले गए और जो कई बच गए वो एक ही बात कहते हैं कि हनुमान तो नौजवानों को बिगाड़ रहा है। मुझे आप ये बताओ, कभी अजमेर भीलवाड़ा के किसी नौजवान को जमीन पे कब्जा करने के लिए कहा क्या मैंने आज तक? कभी मैंने कहा क्या कि कट्टा पिस्तौल लेके जाओ, गोली चला दो, जमीन पे कब्जा कर लो या जाके किसी अपराध के अंदर शामिल हो जाओ? भाइयों, मैं हमेशा राजस्थान के किसान के बेटों को सही दिशा और लक्ष्य प्राप्त करने की बात करता हूं। मैं उन परिस्थितियों से गुजरा हूं, उस संघर्ष के दौर से गुजरा हूं। मेरी जगह अगर दूसरा नेता कोई होता या तो आत्महत्या करता और या राजनीति छोड़ के और कहीं कुली का काम करता रेलवे स्टेशन पे, वो राजनीति नहीं करता। हनुमान बेनीवाल ने हर वो दुख परिस्थिति और तकलीफें देखी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि किसान किन परिस्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, किन परिस्थितियों में उनके माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा जयपुर दिल्ली के अंदर पढ़ रहा है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, डीयू के अंदर पढ़ रहा है, जेएनयू में पढ़ रहा है, वो ऐसा काम करे कि माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाए। कहीं ऐसा टेलीफोन आए कि बेटा बोलेरो चोरी कर रहा था, बेटा नशे की हालत में पकड़ा गया, डोडा पोस्ट में इतने जवान रोजगार के अभाव के अंदर। भाइयों, मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा, ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपकी जिंदगी खराब हो जाए। देखिए, मैंने तो करोड़पति होते हो तो 5-7 लोगों को देखा है दारू डोडे से, वो जरूर राजनीति के अंदर कई लोग आगे टिकट लेके। मैंने कई ऐसे लोगों को भी देखा जो साइकिल पे दारू बेचते थे, आज हमारे समाज के ठेकेदार बने हुए। अब ऐसे 2-4 लोग ही हुए। अब आप उनको अपना आदर्श मत मानो, ठीक है ना? आप और लाखों लोग जेल में चले गए, आपस में गैंगवार हुई। ब्लैक के दारू को लेकर राजगढ़ से लेकर जो बाड़मेर के इलाके या जो गैंगवार का कारण है वो अवैध शराब की तस्करी और धंधा है। और उसमें सबसे बड़ी तकलीफ हमें इसलिए कि हमारे भाई, उसके अंदर हमारी कौम के नौजवान सबसे ज्यादा जल्दी किसी के बेकामों के अंदर आ जाते और उनके कंधे में बंदूक रख के कोई भी शिकार कर लेता। हमें इस बात का पढ़ लेना है कि हमें गलत काम नहीं करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर हिम्मत रखोगे सब काम होगा। और भाइयों, लोग हमें कहते हैं कि आप तो कभी एक हो ही नहीं सकते, 70 साल हो गए, 20% आबादी है राजस्थान के अंदर। आप हमारे जैसे रावत साहब आए, गुजर, मीणा, कुमावत, यादव, मेघवाल, इन सबको जोड़ दो तो आपकी संख्या कितनी होगी बताओ राजस्थान के अंदर? आप बड़े भाई के रूप में चलो 20%, ये छोटे भाई सब जगह चलेंगे। कई जगह इनको वोट देके एमएलए इनको बढ़ाओ। जब बात ऊपर वाले पद की हो तो फिर एमएलए एमपी इनको भी ज्यादा बढ़ाना होगा। लेकिन अपने एक दिक्कत है, सरपंच भी मैं ही बनूंगा, प्रधान भी बनूंगा, कॉलेज का अध्यक्ष भी बनूंगा और मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, यही रखते हो हमेशा दिमाग, इसलिए सीएम नहीं बना कभी।
कि भाइयों इस चीज का ध्यान हमें रखना है, सारे भाइयों को साथ लेकर चलना है। और जिस दिन आप इस बात को तय कर लोगे कि हमें मुख्यमंत्री का पद चाहिए, मुख्यमंत्री का पद राजस्थान में तैयार बैठा है। जब उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर 7-8% और 9% यादव अपना सीएम बना सकते हैं, तो राजस्थान के अंदर भी जाट मुख्यमंत्री बन सकता है। इसकी तैयारी आप कर लो, लेकिन उस समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि हर जगह टिकट आपका ही नहीं हो, आप तो सारी जगह खुद ही टिकट मांगते हो, इससे तकलीफ हो जाती है। हमारे भाई मनसुख जी गुजर बैठे पीछे आसिंद के अंदर, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, 50,000 करीब वोट आए, खूब जाटों में भी उनको वोट दी। और मुझे तो इस बात की खुशी है, वोट तो ट्रांसफर हुए ही हुए, लेकिन सवाई भोज महाराज के मंदिर के अंदर दोनों समाज इस इलाके की सबसे बड़ी रैली थी, और उस रैली में 70,000 से ज्यादा लोग थे। और भाइयों के बीच अगर कोई वैमनस्यता की बात थी, वो उसके बाद खत्म हो गई, क्योंकि ये भी तेजा जी का जयकारा करते हैं और हम भी तेजा जी का जयकारा करते हैं। भाइयों, हनुमान बेनीवाल वो नेता है, जब राजस्थान की विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आए, मेरे 3 विधायक जीते, सचिन पायलट का फोन आया मेरे पास 2 बार 3 बार नहीं 13 बार कि हनुमान जी आप मेरी मदद करो। मैंने कहा मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप दोबारा मदद कभी नहीं करते किसी की। ऐसा गुजर समाज के लोग ही कहते हैं पायलट साहब हमारी भी मदद नहीं करते। मैंने कहा आपकी मदद करूंगा तो अशोक गहलोत बहुत नाराज हो जाएगा, और वैसे मुझे मुख्यमंत्री से लड़ने में मजा भी आता है। 3 विधायक थे, 2 एमएलए मैंने और साथ लिए, 5 विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया और यह कहा कि हमारा मुख्यमंत्री नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, हमारा गुजर सीएम बने, क्योंकि ये भी तेजा जी का जयकारा करते हैं और हम भी तेजा जी का जयकारा करते हैं। ये हमारे भाई है, गहलोत को सीएम नहीं बनने दूंगा। और 24 घंटे तक अशोक गहलोत की ओथ रुकवा दी थी, हनुमान बेनीवाल ने रुकाई थी, जयपुर के हवाई अड्डे से वापस दिल्ली की ओर भगाया कि नहीं भगाया। और दूसरी बार जब लोकसभा के अंदर आया कि हमें क्या करना चाहिए, तब नौजवानों से बात करी, फीडबैक लिया। हमारे पास कोई ज्यादा एजेंसियां तो है नहीं, सोशल मीडिया पे डाला, टेलीफोन किया, क्या मन है, तो लोगों ने कहा कि हमें मोदी जी के हाथ मजबूत करने। भाइयों, सीटों की सौदेबाजी नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी को कहा, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना होगा। मैंने कहा मैं ही लड़ूंगा, तभी मैं मारवाड़ की गंदगी पूरी साफ कर पाऊंगा। मारवाड़ के साथ साथ राजस्थान की गंदगी को भी साफ करना था और गहलोत के बेटे को हराना था। हनुमान बेनीवाल ने राजनीति के अंदर मोदी जी का साथ दिया और अपने आप को जादूगर करने वाले अशोक गहलोत को सपेरा बना दिया और 2.5-3 लाख वोटों से उसके बेटे को जोधपुर के अंदर हराया। तो बताओ गहलोत को हनुमान कैसे पसंद होगा, आप बताओ। बेटे को हरा दिया, मुख्यमंत्री में 5 एमएलए खिलाफ वोट दिलाए, और खींवसर का जब उपचुनाव हुआ पूरी सरकार वहां पे थी। जीत का अंतर जरूर कम हुआ, लेकिन भाइयों आपको पता कुछ तो भारतीय जनता पार्टी में तो मेरे से ज्यादा प्यार करने वाले बैठे हैं, ध्यान है ना आपको सारा, वो भी तो पहुंच गए थे सारे वहां। फिर भी हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की सरकार को खींवसर में हराया और एक युग का अंत किया मारवाड़ के अंदर, जिस युग के नेताओं ने मारवाड़ के विकास को अवरुद्ध किया, विकास को गति नहीं दी। और मारवाड़ और इन इलाकों के अंदर वो अगर चाहते तो नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, भीलवाड़ा की धरती पे सिंचाई का पानी 50 साल पहले आ जाता, तो यहाँ के किसान के बेटे बेटे अभी जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर पढ़ते। लेकिन उनकी सोच थी कि पढ़ लिख के मजबूत हो गए, शिक्षा की क्रांति आ गई, और अगर बड़े जमींदार हो गए तो हमारे नारे कौन लगाएगा। इसलिए भाइयों, आपको विकास के अंदर पीछे रखा। मुझे अच्छी तरह याद है, अजमेर के अंदर तो कोई अगर नेता हुआ तो सावरलाल जी हुए थे, और भीलवाड़ा में भी कई नेता हुए, हमारे 1-2 किसान नेता हुए, उनके मैं नाम नहीं लूंगा। उनके नाम ले लूंगा तो लोग सोचेंगे कि हनुमान जी और पार्टी को भी तारीफ करने लगे। अच्छे नेता हुए, सुनो जैसा भी अच्छे नेता हुए, ऐसी मेरी बात सुनो। कम से कम किसी के घर पे जाके अपन जूती खोल के बैठ तो सकते हैं यार, ऐसे क्यों करते हो। तो हमें तो ये लगता है दूर से कि हमारा कोई आदमी नहीं। एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, आज से 20 साल पहले दिल्ली के अंदर मेरी गाड़ी किसी से भिड़ गई आगे, तो मुझे अचानक याद आया कि मैं किससे बात करूं, ट्रैफिक वालों ने आके पकड़ लिया दिल्ली के अंदर। तो मैंने मेरा तो परिचय दिया, वो कह रहे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि वहाँ हरियाणा, दिल्ली, यूपी जाटों के लड़के
गुजरों के, यादवों के, वहां लड़के ज्यादा पुलिस के अंदर। तो वो कह रहे ठीक है 2 मिनट बात करते हैं। किसी नेता से बात करा सकते हो क्या? तो नेता है ही नहीं, कहां से कराएंगे? 20 साल पहले कौन नेता था हमारा तो युग का अंत हो गया। तब किसी अधिकारी से बात करी और मेरी खुद की गाड़ी मैंने छुड़ाई दिल्ली में। अब आप ये सोचो कि जब तक आपके नेता नहीं होंगे, और जिस समाज का नेता नहीं होता, जो समाज राजनीतिक रूप से कमजोर होता है, वो समाज विकास के पथ में नहीं चल सकता। कि भाई हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं मेरे कौम के अंदर मजबूत नेता तैयार करूंगा, अगर देश को आवश्यकता पड़े तो मैं जवानों की दिशा भी देने के लिए तैयार है। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कभी जातियों को लड़ाया नहीं। सामड़ों के अंदर जब जाट राजपूत आमने सामने हो गए थे, 30,000 जाट डिस्ट्रॉय, और उसके बाद राजपूत दूसरे गांव के अंदर इकट्ठे हो रहे थे। अगर हनुमान सामड़ाओं नहीं जाता तो रात को बहुत बड़ी आग लगती और 100-200 लोग निर्दोष मारे जाते। वहां गया, अपनी जान हथेली पर रखे और उनका झगड़ा खत्म कराया। ऐसे तो 50 उदाहरण है राजस्थान का। मैं तो ये कहता नहीं हूँ कि मैंने ये करा दिया वो करा दिया, उसका कारण था क्योंकि बदमाश तो भाग जाते हैं और निर्दोष मारे जाते हैं लास्ट के अंदर, क्योंकि हम तो इन परिस्थितियों से गुजरे। भाइयों, अजमेर भीलवाड़ा के अंदर, चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर के अंदर, इन तमाम इलाकों में जो नौजवानों के अंदर मैं ऊंचा देख रहा हूँ, जो नौजवानों के अंदर चेतना देख रहा हूँ, 36 कौम मिलकर जिस तरह यह बदलाव चाहती है, उससे ऐसा लग रहा है कि 2023 के चुनाव के अंदर जिस तरह मारवाड़ के अंदर आरएलपी के 3 विधायक जीते थे, या 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर भी आरएलपी और उनके सहयोग करने वाले लोग नए विधायक अलग अलग जातियों के इलाकों से बनेंगे। इसके लिए मैं नौजवानों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने हमेशा मुझे ताकत दी। और भाइयों, मैंने घोषणा भी कर दी कि 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो कांग्रेस की सरकार ने कहा था, मुफ्त बिजली, और राहुल गांधी ने कहा 1, 2, 3, 4, 8, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ। ये 3 बात राजस्थान की सरकार ने। टोल का मुद्दा हमारा है पहले से, और अन्य जो मुद्दे इनको लेके पंचायत चुनाव के साथ साथ पहला आंदोलन अशोक गहलोत की जो राजनीतिक कर्मस्थली जोधपुर के अंदर 2 लाख से ज्यादा लोग जोधपुर के अंदर हुंकार भरेंगे। मैं 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस की हलक से खींच लूंगा। और दूसरा जो हमारी रैली होगी वो अजमेर और टोंक का एक जगह तय कर लेंगे, दूसरी पायलट साहब के इलाके से भी करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी घोषणा करी थी कि मैं युवाओं को 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये 2 रैलियों के बाद हम तय करेंगे कि राजस्थान में आंदोलन को किस तरीके से लेकर चलना। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, जिस तरह महाराजा सूरजमल जी हिंदू धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए और दिल्ली को बचाने के लिए लगातार लड़ते रहे, उसी तरह हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नौजवानों को संगठित करके एक धागे में पिरो के इस राजस्थान की सत्ता पे जब तक आपको बिठा नहीं देता, उसी तरह आपके बीच रात और दिन संघर्ष करता रहेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और 36 कौम के मेरे भाइयों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं 36 कौम को साथ लेकर चलूंगा। मैंने पहली बार टिकट बांटे और टिकट बांटने के अंदर प्रत्येक जाति को प्रतिनिधित्व दिया। 3 राजपूत समाज के मेरे भाइयों को भी टिकट दी थी, और अगर किसी ने ली नहीं वो एक अलग बात है। प्रयास तो मैंने रावत समाज से भी चुनाव लड़ा किया था, 1-2 जगह में बात की, बाद में स्विच ऑफ कर लिया था। मैं क्या बताऊं, कोई आए नहीं। मैं तो अभी आपको आह्वान करता कि आज अगर हम सब मंच में बैठे लोग या एक हो जाए, अजमेर में रावत, गुजर, जाट एक हो जाए, बाकी कुछ बचता ही नहीं। भीलवाड़ा के अंदर, ये चित्तौड़ में वो जो ओबीसी की जातियां 7 हो जाए किसानों की, तो सारी सत्ता आपके कब्जे में हो सकती है। इसके लिए नौजवानों को एक ही मैं कहना चाहूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए हमारा लक्ष्य कहते हैं, अभी तो एक नशा रखो कि 23 में मुख्यमंत्री हमारा बनना है, और आपस में लड़ो मत। देखता हूँ सोशल मीडिया पे पता नहीं कौन सी बात डाल के उसको लड़ाई का रूप देते, तो आपस में ये काम क्यों करते हो आप? और एक आह्वान यही करूंगा कि आज जिस तरह देश में अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं। भाइयों, हम उस देश की मिट्टी के लाल हैं, हम उस देश के अंदर पैदा हुए जो देश विश्व गुरु कहलाया संसार का, जिन धर्मों की उत्पत्ति हुई हमारे देश से हुई, और मानव सभ्यताएं अगर मिट गई कहीं की, लेकिन भारत ने
हमेशा भारत में कोई मिटा नहीं, चाहे शरणार्थी आया, चाहे पीड़ित आया और किसी को मारा पीटा तो पुकार भारत के अंदर आके करी, तब उस देश के लाड ले, इस जमीन के लाड ले। तो इस वीर भूमि के मेरे भाइयों को आह्वान करता हूँ कि सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर ये प्रण ले कि हम सब मिलके अन्याय का मुकाबला करेंगे। छोटी छोटी बातों पे बिखराव भी नहीं होगा। आप आगे बढ़ो, हमारा पड़ोसी भी आगे बढ़े। ये भावना रखो। लोगों में भावना बताऊं क्या है कि मैं तो आगे बढ़ जाऊं, पड़ोसी को खड्डे में डाल दूं। ये नहीं करना होगा ना। मैं भी आगे बढ़ूं और मेरा भाई भी दूसरा आगे बढ़े। जब सोच को बदल लोगे तो राजस्थान की सत्ता पे काबिज हो जाओगे। भाइयों, मैंने आसाम के अंदर जब एक छात्रों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया तो छात्रों ने आसाम की सत्ता बदल दी और आसाम में पार्टियों को घर पे बिठा दिया। आरएलपी तो इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर, लाखों की फौज तो तैयार है, लाखों को करोड़ों में बदल रहा है। लोग ने तो सोचे लाखों को, ये तो लाखों को तैयार है, करोड़ों में बदल रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाला समय नौजवानों का है, आने वाला समय किसानों का है, आने वाला समय भाइयों इससे बढ़िया प्रधानमंत्री आपको नहीं मिल सकते। जहां हथेली पर रख के बात करो तमाम इलाकों की। अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ, मद्रास चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, लोग कहते हैं कि हिंदी अच्छी भाषा है। देखो भाषावाद को खत्म किया। मैं भारतीय हूँ ये नारा दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति उनको लेने एयरपोर्ट में आता है और हाउडी मोदी कार्यक्रम के अंदर किस तरह गले मिल के चलते थे दोनों भाइयों। भारत का कितना बड़ा मान मिला है, इस बात को भी अपने को ध्यान रखना है। देखिए कई बार ऐसे दौर आते हैं जिनमें कई जातियां आमने सामने हो जाती है, उनमें फिर समझदार लोग आगे आते हैं और उन जातियों को सही दिशा दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ मार्शल कौम मजबूत रहे, आपको गुस्सा भी आना चाहिए, संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। गलत दिशा में कोई हथियार के रूप में आपको उपयोग नहीं करे। मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, आपका भाई आपको सही दिशा के अंदर लेके जाएगा, धोखा नहीं देगा। 23 के अंदर राजस्थान में मौका देगा। जिस तरह कार्यकारिणी के अंदर नौजवानों को मौका मिला, उसी तरह पंचायत चुनाव के अंदर भी अच्छे प्रधान प्रमुख बढ़ाओ, अच्छे मंडल जिला परिषद के सदस्य बढ़ाओ, अच्छा सरपंच बनाओ, तो भ्रष्टाचार नहीं करे, तो नरेगा का काम सही करे। सरपंचों के हालात क्या देखिए आप। कोई सरपंचों के खिलाफ नहीं, कोई सरपंच मुझे भी तो वोट डलाते हैं, लेकिन अब क्या कहते हैं सरपंच ये कहते हैं, किसी को कहते हैं आप सही काम क्यों नहीं करा रहे कि मैं अकेला क्या करूँगा, मुझे भी चलती गंगा में हाथ धोना है। सारे इसी में लगे। तो भाइयों जब सारे इसी में लग जाए तो देश का कौन करता? ये तो ऐसे प्रधानमंत्री आगे धारा 370 भी हट गई, सुप्रीम कोर्ट में फैसला करा कि राम मंदिर की बात भी होगी। अब जनसंख्या में जो धराधर बच्चे पैदा करने हैं उसको रोक का कानून भी आने वाला है, जल्दी लाएंगे और हिंदुस्तान को जो मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे मैं भाषण देता हूँ, कई लोग कहते हैं आप तो बीजेपी में जा रहे हो, अरे मैं बीजेपी में नहीं जा रहा, मैं मोदी जी का हाथ मजबूत कर रहा हूँ। राजस्थान में तो आरएलपी को मजबूत कर रहा हूँ, ये होगी ना। आरएलपी टीम को आपको सबको मजबूत करना। या कई विभिन्न दलों के हमारे भाई बैठे, कैलाश जी बैठे कांग्रेस पार्टी से, हम इनको सबको चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी में आगे बढ़े, लेकिन बढ़े फिर कब बढ़ोगे? 70 साल होने के बाद बढ़ोगे क्या? 50 साल 60 साल तक होता है, 60 साल के बाद तो दवाई खानी पड़ती है, आगे नहीं बढ़ता है। तो अपने 50 साल तक जो लड़ना ले लो के लड़के उनको तो निकलो से आ जाओ सारे, इसमें आ जाओ सारे। वैसे जो अच्छे लोग जिन पार्टियों में उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। हर पार्टी में अच्छे लोग होने चाहिए, आगे आने चाहिए। हमारे भी कोई आवश्यकता पड़ती है, कांग्रेस में अगर कई अच्छे लोग हैं, बच्चे काम के लिए आते हैं तो उनको तुरंत फोन मिला देता हूँ, और जो बुरे लोग हैं उनको फोन मिला देता हूँ। भाइयों अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देखो आप किस तरह अशोक गहलोत की निरंकुश सरकार ने 1 महीने तक बच्चों को सड़क पे लेटाए रखा, फिर कहा आ जाओ समझौता करेंगे, कल बुला के कह दिया एग्जाम आगे नहीं। कितनी बड़ी बात है। इस तरह मुख्यमंत्री को ये बात शोभा नहीं देती। फर्स्ट ग्रेड के उन भाइयों को न्याय दिलाना चाहिए। कल सीएम को बड़ा मन रख के ये कहना चाहिए था कि मैं आपकी बात रखता हूँ, एग्जाम आगे भी बढ़ाता हूँ और नई सीटें भी मैं निकालता हूँ, इसकी भर्ती की जो प्रक्रिया है इसको भी चालू रखता हूँ। लेकिन अब ऐसे हालात बन गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पार्टियां जिम्मेदार है। क्योंकि राजस्थान के अंदर तो एक ही बात है, मीडिया वाला मुझे रोज ही पूछते हैं कि आज तक ये नहीं हुआ। मैंने कहा क्या नहीं हुआ आज तक? 70 साल में कोई थर्ड फ्रंट आए नहीं। तो मैंने कहा ऐसे तो देश 200 साल तक आजाद नहीं हुआ, इसके मतलब क्या छोड़ते थे क्या लोग लड़ना? तो भगत सिंह जैसे लोग आए थे, भगत सिंह को पूछा लोगों ने कि आपने क्यों किया?
आपको फांसी होगी। तो भगत सिंह ने कहा था मुझे बेशक फांसी हो जाए, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ों से मुक्त हो जाएगी, मेरी माँ को कोई गुलाम नहीं कहेगा। हनुमान बेनीवाल कुछ बड़े या नहीं बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राजस्थान के तमाम उन नेताओं की, चाहे भूमाफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, और चाहे पैसे कमाइयों में राजनीति के अंदर, उनकी नींद अगर किसी ने उड़ाई है तो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ा दी। नहीं तो मैं खुद सोता हूँ और नहीं मैं दूसरों को सोने देता हूँ। नहीं तो मैं खुद, देखो खाने का तो काम ही नहीं, आप जानते हो, रोटी भी नहीं खाता टाइम पर, वकील साहब को पता है अच्छी तरीके से। गोलियां जरूर खाता हूँ जब रोटी नहीं खा पाता। तो भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपने जोरदार का आयोजन किया और जोशीला रोड शो पुनरावृत्ति कर दिया आपने। 1 साल पहले जो रोड शो किया था, 7 साल पहले, सेम वही रोड शो आपने याद दिला दिया। मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी संभावना है आरएलपी पार्टी के लिए, अजमेर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में, सब जगह बहुत संभावना है। आज लेट तो मैं सोचे के रुका मेरे संग। अरे तो आप मेरी बात सुनो, नौजवानों को साथ लेकर चलने में बड़ी दिक्कत